हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरियंत पढ़ाकू एंड आई एम योर केमिस्ट्री मेंटर डॉक्टर पवन सैनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो सैंपल पेपर की सीरीज है, अरियंत पब्लिकेशन की जो बुक है, इसका सैंपल पेपर नंबर 7 हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो सैंपल पेपर नंबर 7 है, ये सैंपल पेपर नंबर 7 आपको इस बुक में भी मिल जाएगा। ये है सैंपल पेपर नंबर 7, जिसके एंड में आपको ओएमआर सीट भी मिल जाएगी, जिसको आप फिल करके बिल्कुल एग्जाम जैसी प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सैंपल पेपर नंबर 7। सबसे पहले सेक्शन ए, और हमेशा की तरह हम पहले इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। सेक्शन ए के क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, और सेक्शन ए के हमेशा की तरह इंस्ट्रक्शंस। दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद ओवरऑल चॉइस ऑफ टू अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चंस। आपको 25 क्वेश्चन गिवन होंगे और उसमें से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मोर देन 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपके फर्स्ट 20 ही काउंट होंगे इवेल्युएशन में। चलिए, ये तो थे इंस्ट्रक्शन। अब हम आते हैं इसमें एक एक करके इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन, which of the catalyst is used in the manufacture of H2SO4 by contact process। तो कॉन्टेक्ट प्रोसेस के थ्रू हम H2SO4 का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें एक कैटलिस्ट यूज होता है और वो कैटलिस्ट है V2O5, दैट इज वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। इस कैटलिस्ट का हम यूज करेंगे जब हम H2SO4 को सल्फर के ऑक्सीडेशन से बनाते हैं। कॉन्टेक्ट प्रोसेस ये कमर्शियल मेथड है H2SO4 के फॉर्मेशन का। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, ये था फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज which catalyst is used in contact process। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन रिलेटेड है सॉलिड स्टेट से। क्वेश्चन है, ए पर्टिकुलर सॉलिड इज वेरी हार्ड एंड हैज ए हाई मेल्टिंग पॉइंट। यानी एक हमें इसमें गिवन है कि सॉलिड है, बहुत हार्ड है, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है। नेक्स्ट है, इन सॉलिड स्टेट इट इज ए नॉन कंडक्टर एंड इट्स मेल्ट इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि ये सॉलिड स्टेट में तो कंडक्टेंस नहीं शो करेगा, बट ये मोल्टन स्टेट में मेल्ट होने पर ये कंडक्टर बन जाएगा। तो ये सॉलिड कौन सा है? सबसे पहला ऑप्शन है मेटेलिक तो कंडक्टर होते हैं सॉलिड स्टेट में भी। मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं वो कंडक्टर नहीं होते हैं, या फिर ये कहें मॉलिक्यूलर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई नहीं होता। आयनिक सॉलिड इज द करेक्ट आंसर। आयनिक सॉलिड स्टेट में फ्री आयंस अवेलेबल नहीं होने की वजह से नॉन कंडक्टर होते हैं, बट जब ये मेल्ट होते हैं तो ये आयंस जो है ये मूव करने लग जाते हैं और इनमें कंडक्टिविटी आ जाती है। नेटवर्क सॉलिड जो होते हैं ये नॉन कंडक्टर होते हैं। तो यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, सेक्शन ए का थर्ड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन रिलेटेड है पी ब्लॉक से। और पी ब्लॉक में भी जो इनर्ट गैसेस वाली फैमिली है, नोबल गैस फैमिली, यहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। अमॉन्ग द फॉलोइंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड आर नोन इन केस ऑफ। यानी ये हमें 4 ऑप्शन है, इसमें से ये 4 ऑप्शन जो है वो इनर्ट गैसेस के हैं, और इनमें से हमें यह बताना है कि किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्मेशन होते हैं। अगर हम बात करें नियोन, जीनोन, आर्गन एंड क्रिप्टोन, तो इनर्ट गैसेस में जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आते हैं वैसे वैसे आईपी डिक्रीज होता है और कंपाउंड बनाने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी इंक्रीज होती है। तो सबसे ज्यादा जो कंपाउंड बनाएगा दैट इज जीनोन। ये ऑक्साइड एंड फ्लोराइड यानी ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ न्यूमरस कंपाउंड्स बना लेता है। तो ये था सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। एंड क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन हमें गिवन है, इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन एक्स रिएजेंट से करानी है और इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन करना है। हमें इसमें एक्स जो है, ये एक्स मिसिंग है कि एक्स हम क्या ले सकते हैं। अगर हम अल्कोहलिक KOH लेते हैं तो एलिमिनेशन हो जाएगा और क्लोरोइथेन जो है ये इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी हम अल्कोहलिक KOH नहीं ले सकते। सेकंड, एक्वस KOH, हाँ एक्वस KOH से बिल्कुल ले सकते हैं। एक्वस KOH की जब हम रिएक्शन कराएंगे
तो यहां पर जो रिएक्शन होगी ये रिएक्शन होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक्वस KOH, और ये जो OH माइनस है ये इस Cl को रिप्लेस करेगा और रिएक्शन SN2 प्रोसेस से होते हुए इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी एक्वस KOH हम ले सकते हैं। वाटर से डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होती है, थोड़ा इसको हीट करना पड़ता है, डायरेक्ट वाटर नहीं ले सकते इसके अंदर हम। और एक्वस KMNO4 तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये ऑक्सीडेशन नहीं करेगा इसका अल्कोहल के अंदर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जरूर होता है लेकिन ये यहां पर क्लोरोइथेन का ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएगा अल्कोहल में। तो जो हमारा आंसर होगा दैट इज एक्वस KOH इज द सुटेबल रिएजेंट फॉर दिस कन्वर्जन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ सेक्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पी ब्लॉक का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड। एक कंपाउंड हमें गिवन है और उसमें एक स्टेटमेंट गिवन है, उस स्टेटमेंट को देखकर हमें जो 4 ऑप्शन गिवन है उनको सेलेक्ट करना है। देखिए ऑप्शन क्या है, पहले क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजन फॉर्म 3 ऑक्सो एसिड्स, among these one is the most important in terms of the laboratory and industrial application and also a strong oxidizing agent। तो यहां पर हम देखें कि नाइट्रोजन के कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड्स हैं, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो होता है नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3, और ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है क्योंकि नाइट्रोजन इसमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा एप्लीकेशन जिसकी है वो है नाइट्रिक एसिड। सेकंड इंपॉर्टेंट जो है वो है नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड ये 2 इंपॉर्टेंट एसिड हैं नाइट्रोजन के, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाइट्रिक एसिड। ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन A का क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन इज। तो क्लोरीन के कुछ ऑक्सी एसिड्स हमें गिवन है और अगर हम देखें अगर एक सेंट्रल एटम सेम हो तो जो एसिडिक नेचर है वो हम कैसे पता करते हैं? एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा होगा वो एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन HClO4 जिसमें +7 में होगा क्लोरीन, HClO2 यहां पर +3 में होगा, HClO3 यहां पर +5 होगा और HClO जिसमें ये +1 होगा, +1। तो ये हमने ऑक्सीडेशन स्टेट हमने इसकी देख ली है। अब इनमें से जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है वो मैक्सिमम हो जाएगा मोस्ट एसिडिक, और ये होगा ऑप्शन A जिसको हम कहेंगे पर क्लोरिक एसिड HClO4। HClO4 जो होता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला और इसका नाम है पर क्लोरिक एसिड। और ये कहा जाता है कि सिंगल एसिड में अगर हम कॉम्बिनेशन यूज ना करें तो सिंगल एसिड में मोस्ट एसिड पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा एसिडिक होता है पर क्लोरिक एसिड। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा HClO4 ऑप्शन A क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 6 सेक्शन A का। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या है क्वेश्चन? ए न्यूक्लियोसाइड ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स। न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड ये दोनों पार्ट होते हैं DNA RNA के फॉर्मेशन के। तो जब हम देखें अगर नाइट्रोजन बेस जो होता है, नाइट्रोजन बेस, जब ये नाइट्रोजन बेस शुगर से कनेक्टेड होता है, शुगर, और शुगर कौन सी होती है यहां पर? पेंटोज शुगर। DNA होगा तो राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर, और RNA होगा तो राइबोज शुगर, बोथ आर पेंटोज शुगर। इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। ये हो जाएगा यहां पर न्यूक्लियोसाइड, और इसमें जब फॉस्फेट ऐड होता है तो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। अब रिवर्स चलते हैं,
न्यूक्लियोसाइड का जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो ये अपने कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा और इसके कंपोनेंट क्या है? नाइट्रोजन बेस एंड शुगर। नाइट्रोजन बेस, तो यहां पर हम देखें जो शुगर है वो क्या है? एल्डोपेंटोज और नाइट्रोजन बेस। तो यहां एल्डोपेंटोज एंड नाइट्रोजन बेस ये दोनों इसमें मिल जाएंगे। फॉस्फोरिक एसिड नहीं मिलेगा क्योंकि ये तो न्यूक्लियोटाइड का पार्ट है। अगर न्यूक्लियोटाइड का हाइड्रोलाइसिस हुआ होता तो ऑप्शन सी हो जाता, बट न्यूक्लियोसाइड का हाइड्रोलाइसिस हुआ है तो यहां ऑप्शन बी ही करेक्ट रहेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ सेक्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन that is question number 8, and question number 8 is benzene sulfonic acid and para-nitrophenol are treated with sodium bicarbonate. The gases released respectively are. तो यहां पर अगर हम देखें, एक तो हमें दे रखा है बेंजीन सल्फोनिक एसिड और इसकी रिएक्शन अगर हम कराते हैं NaHCO3 के साथ तो यहां जो बनेगा सोडियम सल्फोनेट, तो एक तो सॉल्ट बन जाएगा और साथ में H2O प्लस CO2 यानी CO2 गैस रिलीज हो जाएगी बेंजीन सल्फोनिक एसिड के केस में। नेक्स्ट है यहां पर पैरानाइट्रोफिनॉल। वैसे तो फिनॉल जो होता है ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ये गैस नहीं देता, लेकिन अगर नाइट्रोफिनॉल्स हैं, स्पेशली पैरानाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल तो फिर भी नहीं देगा, पैरानाइट्रोफिनॉल या ऑर्थोपैरानाइट्रोफिनॉल दोनों एक साथ हो, ऑर्थो पैरा पर दोनों पर एक साथ हो, तो ऐसी कंडीशन में ये फिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल भी सोडियम फिनोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और अगेन H2O एंड CO2, तो CO2 गैस प्रोड्यूस करेंगे दोनों ही केस में। तो इन दोनों ही केस में CO2 गैस का प्रोडक्शन होगा, CO2 गैस। तो यहां दोनों ही केस में CO2 गैस रिलीज होगी, पैरानाइट्रोफिनॉल के केस में भी और बेंजोइक एसिड यानी बेंजीन सल्फोनिक एसिड के केस में भी। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। इस बार हमें इसका IUPAC नेम बताना है। हेलो एल्केन चैप्टर का ये क्वेश्चन है और IUPAC नेम में सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहले हम कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं, तो यहां ये स्ट्रेट चेन ही सिलेक्ट हो जाएगी और नंबरिंग हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। डबल बॉन्ड एंड हेलोजन अगर ये दोनों हैं तो ऐसे में प्रायोरिटी जो है वो हमें डबल बॉन्ड को देनी है हेलोजन पर। तो यहां जो ऑर्डर बनेगा ये हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5, ये तो हो गया नंबरिंग का ऑर्डर। अब सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट को देखें और वो ब्रोमीन है और ये 4th कार्बन पर है, तो नेम क्या हो जाएगा? 4 ब्रोमो पेंट एंड सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड पेंट 2 इन। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 क्या है यहां पर? विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट? कौन सा फ्लोराइड एग्जिस्ट ही नहीं करता? जीनोन के कुछ फ्लोराइड, इसमें जीनोन, हीलियम, सल्फर और कार्बन ये दे रखे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं जीनोन फ्लोराइड तो एग्जिस्ट करते हैं, जीनोन ही एक इनर्ट गैसेस में ऐसा एक इनर्ट गैस है जो कंपाउंड बनाएगा, यानी फर्स्ट तो एग्जिस्ट करेगा। सेकंड हीलियम तो कंपाउंड ही नहीं बनाता, तो सल्फाइड भी नहीं बनाएगा, सॉरी फ्लोराइड भी नहीं बनाएगा। तो न तो ये फ्लोराइड बनाता ना ऑक्साइड, हीलियम कोई भी कंपाउंड बनाता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करते इसके कंपाउंड। सल्फर के कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं और कार्बन फ्लोराइड भी होता है। तो यहां जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज HeF4, हीलियम फ्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एज हीलियम डज नॉट मेक एनी कंपाउंड विद एनी एलिमेंट, तो किसी के साथ नहीं बनाता ये। तो आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा बी। ये था क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ सेक्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सेक्शन ए का नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन, एक आइडियल सॉल्यूशन हमें गिवन है, राउल्ट्स लॉ जो फॉलो करे, आइडियल सॉल्यूशन जिसमें पी ए जो है ये पीबी से ज्यादा है। पी ए यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, अगर जनरल टर्म्स यूज किया जाए तो ए जो है वो हम सॉल्वेंट के लिए मानते हैं और बी जो है वो सॉल्यूट के लिए मानते हैं। इसने कहने का मतलब ये है कि एक्स पी ए जो है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो है यानी कि सॉल्वेंट का, वो ज्यादा है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी से। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू रिलेशन? अब अगर ए का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो इसका मतलब है कि इसके मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा होंगे वेपर के अंदर। तो वेपर में इसके मोल फ्रैक्शन लिक्विड मोल फ्रैक्शन से ज्यादा होंगे, क्योंकि वेपर में वो ज्यादा बनेगा, ज्यादा वेपर बनेगी तो ज्यादा मोल फ्रैक्शन होंगे। तो यहां जो करेक्ट जो होगा इसमें रिलेशन, दैट इज एक्स ए वेपर इज ग्रेटर देन एक्स बी लिक्विड। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 और 11 का करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन ए का नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्या है क्वेश्चन नंबर 12? देखें, लीस्ट प्रिफर्ड मेथड यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड इन लेबोरेटरी इज। लेबोरेटरी में एल्काइल हैलाइड बनाने के बहुत सारे मेथड है, कुछ मेथड हमें यहां पर गिवन है। हमें यह बताना है कि ये जो हमें कुछ मेथड गिवन है इसमें से लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप मेथड कौन सा है, यानी किसकी पॉसिबिलिटी मिनिमम होगी कि हम इसको यूज करें। सबसे पहला है ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल से अगर हम हेलो एल्केन बनाते हैं तो अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने के कुछ मेथड हमने देखे थे। ये कुछ मेथड हमने देख रखे हैं। SOCl2 से रिएक्शन करा दो, HX के साथ रिएक्शन करा देते हैं, या फिर PCl5 के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं नॉर्मल। और SOCl2 इज द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोएल्केन। इसका मतलब इसको तो हम यूज करना चाहेंगे। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इन टू एल्कीन, अगर हम एल्कीन लेते हैं और एल्कीन पर अगर हम HX का एडिशन कराते हैं, रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कार्बोकेटाइन के थ्रू रिएक्शन होगी, और जब कार्बोकेटाइन होगा तो रीअरेंजमेंट होगा, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनने के चांसेस होंगे। यानी ये मेथड हम यूज नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि इससे जो हेलो एल्केन हम बनाना चाहेंगे उसके साथ अदर हेलो एल्केन का भी कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो ये जो मेथड है सेकंड मेथड, इसको हम यूज नहीं करना चाहेंगे लैब में, क्योंकि इसमें मिक्सचर ऑफ कंपाउंड मिलेगा। हेलोजन एक्सचेंज जिसमें स्वार्ट रिएक्शन एंड फिंकलस्टीन रिएक्शन होती है, इनका हम यूज कर सकते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा इसमें। डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, ये भी हम यूज कर सकते हैं। तो यहां पर हम कौन सा मेथड यूज नहीं करेंगे? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू एल्कीन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन हेलो एल्केन, तो ये हम यूज नहीं करेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इनटू एल्कीन। ये था क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ सेक्शन ए। नेक्स्ट इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। पी ब्लॉक का एक क्वेश्चन है, कुछ प्रॉपर्टीज इसमें गिवन है, हमें इन प्रॉपर्टीज में से बताना है करेक्ट मैचिंग, इनकरेक्ट मैच बताना है। इनकरेक्ट मैच कौन सा है? सबसे पहले देखें आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जब हम हैलोजन वाले ग्रुप में फ्लोरीन टू आयोडीन जब डाउन द ग्रुप आते हैं तो साइज इंक्रीज होती है, इस वजह से आईपी भी डिक्रीज हो जाता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। यानी फर्स्ट ऑर्डर सही है, फर्स्ट ऑर्डर तो करेक्ट है, यही होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर। सेकंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप कंटिन्यूअस डिक्रीज होगी, ठीक है ना, डिक्रीज होती चली जाएगी। तो ऑप्शन बी है, ये भी करेक्ट मैच है। डेंसिटी, और डेंसिटी सबसे ज्यादा आयोडीन की होती है। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास कहें, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ऑर्डर होता है दैट इज क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ये स्टेटमेंट जो है ये जो है इनकरेक्ट है, और जो इनकरेक्ट है वही अपना आंसर है।
हमें तो इनकरेक्ट बताना था, और करेक्ट तो इसका ये होना चाहिए था, और ये दे रखा है इनकरेक्ट। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देखते हैं। एन एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन ऑफ द टू लिक्विड हैज बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन आइदर ऑफ द टू लिक्विड। तो इसमें यह बता रखा है कि अगर मान लो हमने एक एजियोट्रोप बनाया, दो मिक्सचर बनाया, उसमें जो हमने उनके कंपोनेंट जो मिक्स किए हैं, रिजल्टेंट बॉइलिंग पॉइंट उन दोनों से भी कम होगा। उन दोनों में जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उससे भी मिक्सचर का कम मिलेगा। ये कब होगा? ये तब होगा जब कंपोनेंट को जब हम मिक्स करते हैं तो उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंडिविजुअल कंपोनेंट से कम मिले। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम मिलेगा मतलब उसमें ग्रुप जो मॉलिक्यूल्स होंगे थोड़ा सा दूर दूर होंगे, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर हम कहें पॉजिटिव डेविएशन वाले, वॉल्यूम इंक्रीज मतलब पॉजिटिव डेविएशन, तो जिनमें पॉजिटिव डेविएशन होता है राउल्ट्स लॉ से, ये मिनिमम एजियोट्रोप मिक्सचर बनाते हैं। तो ये जो मिक्सचर बनाएंगे इनको हम कैटेगरी में रखते हैं मिनिमम एजियोट्रोपिक मिक्सचर। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 और 14 का आंसर ऑप्शन सी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट सेक्शन ए का नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? एन ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व्ड इन ड्राई बेंजीन इवॉल्व हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम। यानी इनमें से कोई ऐसा कंपाउंड है जिसको जो बेंजीन में डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन वो सोडियम के साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करता है। दोनों कंडीशन इसमें फॉलो होनी चाहिए। ऑप्शन एक करके देखते हैं। कीटोन डिसॉल्व हो जाएगा लेकिन ये सोडियम के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा, यानी ये आंसर नहीं हो सकता। एमाइन, टर्सरी एमाइन डिसॉल्व हो जाएंगे बट इसमें भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो ये भी हाइड्रोजन रिलीज नहीं करेगा। एल्डिहाइड डिसॉल्व हो जाएगा बट इसमें भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन अगर हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल में एक्टिव हाइड्रोजन होता है और ये सोडियम से रिएक्शन करके सोडियम एल्कोक्साइड बनाएगा, साथ में हाफ H2 यानी हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो यहां हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, तो हमारा जो आंसर होगा दैट इज आंसर होगा अल्कोहल, कि अल्कोहल बेंजीन में डिसॉल्व भी हो जाता है और ये हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। सेक्शन ए का नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। इक्विमोलर सॉल्यूशन इन द सेम सॉल्वेंट हैव, यानी हमें यह कहा गया कि सॉल्वेंट सेम है और उसमें जो कंसंट्रेशन है उसमें कंसंट्रेशन भी सेम है। अगर कंसंट्रेशन भी सेम है, सॉल्वेंट भी सेम है, तो इसका मतलब यह हो गया उनके लिए KF एंड KB जो है ये सेम होंगे, ठीक है ना। ये फ्रीजिंग पॉइंट के लिए कांस्टेंट और ये जो है बॉइलिंग पॉइंट के लिए कांस्टेंट, दोनों के लिए सेम होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि उन दोनों सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी सेम होगा और फ्रीजिंग पॉइंट भी सेम होगा, क्योंकि जब कंसंट्रेशन सेम है उनके लिए KF KB ये सेम है क्योंकि सॉल्वेंट पे डिपेंड करेंगे। तो इसका मतलब सेम बॉइलिंग पॉइंट एंड सेम फ्रीजिंग पॉइंट हमें मिलेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16 फ्रॉम सॉल्यूशन से क्वेश्चन था। चलिए अब आते हैं हम सेक्शन ए के नेक्स्ट क्वेश्चन पर और वो है क्वेश्चन नंबर 17। और दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 17 लिया गया सॉलिड स्टेट से। क्या है क्वेश्चन, देखें इसको। Which of the following is correct for total volume of atoms present in FCC unit? FCC यूनिट में हमें टोटल एटम जो है उनका क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है, टोटल वॉल्यूम। अब हम इनको क्या करते हैं, स्फेरिकल मानते हैं एटम्स को। तो स्फेरिकल का वॉल्यूम जो होता है वो कितना होता है, 4/3
पाई आर क्यूब, ये होता है। और हम जानते हैं कि एफसीसी यूनिट जो होती है इसकी पर यूनिट 4 एटम्स होंगे। तो ये तो हो गया एक एटम का वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4 इंटू 4/3, तो ये हो जाएगा 16/3 पाई आर क्यूब। ये हो जाएगा एफसीसी के लिए एक यूनिट सेल में टोटल वॉल्यूम। तो जो इसमें आंसर होगा दैट इज 16/3 पाई आर क्यूब। एक एटम का, एक जो एटम है इसका वॉल्यूम इंटू 4 एटम, टोटल 4 एटम होते हैं एफसीसी यूनिट में। तो ये आंसर हो जाएगा इस तरह से। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17 फ्रॉम सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है ए हेट्रोसाइक्लिक एमाइनो एसिड इज। तो हेट्रोसाइक्लिक एमाइनो एसिड जो है ये हमें बताना है इनमें से कौन सा होगा। अगर हम इनकी स्ट्रक्चर देखें, सबसे पहले ऑप्शन ए ट्रिप्टोफान, और ट्रिप्टोफान की जो स्ट्रक्चर होती है ये कुछ इस तरह से होती है। ट्रिप्टोफान की स्ट्रक्चर, तो यहां पर जो स्ट्रक्चर होगी ये हाइड्रोजन होगा, और यहां जो ग्रुप होंगे NH2 ग्रुप और COH ग्रुप, ये है ट्रिप्टोफान। और इसमें नाइट्रोजन जो है ये हेट्रोसाइक्लिक आ गया, नाइट्रोजन जो है हेट्रोएटम आ गया, यानी हेट्रोसाइक्लिक ट्रिप्टोफान तो है। चलो बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। फिनाइल एलेनिन, और फिनाइल एलेनिन जो होता है इसमें बेंजीन रिंग होगी, और ये बेंजीन रिंग कुछ इस तरह से, ये हो जाएगा फिनाइल एलेनिन। वेट यहां पर ये CH2 और ये इससे कनेक्ट होगा, ये हो जाएगा फिनाइल एलेनिन। फिनाइल एलेनिन, तो ये जो है ये भी ये हेट्रोएटम नहीं होगा, ये नहीं होगा। और ग्लाइसिन, जो सबसे सिंपल एमाइनो एसिड है ग्लाइसिन, ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो ये हो गया ग्लाइसिन, इसमें भी कोई हेट्रोसाइक्लिक नहीं है। एलेनिन, एलेनिन की अगर हम स्ट्रक्चर देखें, ग्लाइसिन के बाद अगर एक कार्बन ऐड कर दें ये हो जाता है एलेनिन। यानी इन सब में केवल ये ट्रिप्टोफान ही ऐसा है जिसमें हेट्रोसाइक्लिक जो है ये एमाइनो एसिड होगा। तो आंसर हो जाएगा ट्रिप्टोफान। ट्रिप्टोफान जो एसेंशियल एमाइनो एसिड है हेट्रोसाइक्लिक। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। ये पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है सल्फर इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज प्रेजेंट इन। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में सल्फर किस में होगा ये हमें बताना है। सबसे पहला है डाइथायोनस एसिड। डाइथायोनस एसिड की अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं, ये है डाइथायोनस एसिड, डाइथायोनस एसिड। और यहां पर अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो यहां ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगी, दोनों की +3। इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4 जो +6 में होगा। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये तो है सल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O7 ये भी +6 में होगा। तो ये तो है सल्फ्यूरिक एसिड, और ये इसका हीट करने के बाद पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, यानी इसमें होगा +6। सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 यहां होगा +4। थायोसल्फ्यूरिक एसिड, और थायोसल्फ्यूरिक एसिड होता है H2S2O3, H2S2O3, और यहां जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा किसमें, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा यहां पर +4। ठीक है, तो इसमें जो सबसे मतलब +3 वाला जो आ रहा है वो एक ही आ रहा है, और वो है डाइथायोनस एसिड, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस फॉर क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। सॉलिड स्टेट का एक क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? द शार्प मेल्टिंग पॉइंट
of crystalline solid as compared to amorphous solid is due to। इसमें कहा गया है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, जिसको हम ट्रू सॉलिड बोलते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, एमोर्फस का मेल्टिंग पॉइंट एक रेंज में होता है। तो यहां पर अगर हम देखें क्या रीजन है इसका, सेम अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल इन डिफरेंट डायरेक्शन, नहीं, डिफरेंट डायरेक्शन में सेम अरेंजमेंट नहीं होता, सेम अरेंजमेंट तो सेम साइड में होता है, ये तो इसका रीजन नहीं है। A regular arrangement of constituent particle observed over a sheet distance in crystal lattice, तो पूरी शीट में रेगुलर अरेंजमेंट हो, ये इसका शार्प जो मेल्टिंग पॉइंट है, इसका ये रीजन भी नहीं है। डिफरेंट अरेंजमेंट तो सेम होता है, तो ये नहीं होगा। फिर क्या कह रखा है, ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑब्जर्व्ड ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस इन क्रिस्टल लैटिस, तो ऑप्शन डी है, ये करेक्ट हो जाएगा। लॉन्ग डिस्टेंस तक हमें सेम मिलेगा, तभी तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत शार्प होता है, एक लॉन्ग डिस्टेंस तक अपने को, इसको हम कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर जो है, ये होते हैं जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। ये था क्वेश्चन नंबर 21। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 ऑफ सेक्शन ए। सेक्शन ए का देखें, द इनकरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड। इनकरेक्ट हमें बताना है, इनकरेक्ट इंटरहैलोजन कंपाउंड के लिए। इंटरहैलोजन कंपाउंड जो होते हैं, मोर देन 2 हैलोजन आपस में कंबाइंड होते हैं, सेंट्रल एटम लार्ज साइज का होता है और जो स्मॉल साइज के साइड एटम होते हैं वो उसके सराउंडिंग में ऐड हो जाते हैं और वो बन जाता है इंटरहैलोजन कंपाउंड। अब देखें ऑप्शन, दे आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजन, बिल्कुल सही है, इनकी रिएक्टिविटी हैलोजन से ज्यादा होती है। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन हमें तो इनकरेक्ट बताना है। दे आर क्वाइट अनस्टेबल बट नन ऑफ देम इज एक्सप्लोसिव, ये भी सही है, अनस्टेबल तो होते हैं बट एक्सप्लोसिव नहीं होते हैं। दे आर कोवेलेंट इन नेचर, बिल्कुल सही है, कोवेलेंट होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं इनमें। दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट एंड हाईली वोलेटाइल, ये इनकरेक्ट है। इंटरहैलोजन कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो हैलोजन से ज्यादा होता है, और जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा और वो वोलेटाइल नहीं होंगे। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन 22 का ऑप्शन डी है, दैट इज इनकरेक्ट ऑप्शन। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, which of the following product is formed when phenyl magnesium bromide react with methanol। तो इसमें हमें एक रिएक्शन करानी है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं मिथेनॉल के साथ। इसकी रिएक्शन मिथेनॉल CH3OH। अब क्या होता है, कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब किसी एक्टिव हाइड्रोजन वाले कंपाउंड से रिएक्शन करता है, एक्टिव हाइड्रोजन वाले कंपाउंड से रिएक्शन करता है, तो ये हाइड्रोजन जो होगा ये MgBr को यहां से रिप्लेस कर देगा, MgBr को। तो ये यहां से बन जाएगा बेंजीन बन जाएगा, और साथ में MgBr और ये बन जाएगा OCH3। ये कॉम्बिनेशन हमें मिल जाएगा। ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑप्शन में आना चाहिए बेंजीन एंड मैग्नीशियम BrOCH3। तो यहां अगर हम देखें बेंजीन नहीं है, हाँ इसमें ऑप्शन में है, ऑप्शन सी, इसमें बेंजीन भी है और Mg पर Br के साथ OCH3 भी है। तो करेक्ट आंसर जो होगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 ऑफ सेक्शन ए। क्वेश्चन 24, which of the following statement is incorrect। बायोमोलिक्यूल का एक क्वेश्चन है, ग्लूकोज का एक क्वेश्चन है, और इसमें हमें बताना है कि which statement is incorrect, कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो हमें यहां पर बताना है। चलिए देखते हैं एक एक करके। ग्लूकोज एग्जिस्ट इन 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म अल्फा एंड बीटा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म होती हैं जिसको हम एनोमर्स बोलते हैं, अल्फा बीटा एनोमर्स, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, दीज आर एनोमर। स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड बी,
द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय हावर्थ स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही है, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, अल्फा बीटा जो स्ट्रक्चर है, इनको हावर्थ स्ट्रक्चर से हम डिनोट करते हैं, हावर्थ स्ट्रक्चर। सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट, 5 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड पाइरेनोज। पाइरेनोज तक तो ठीक है, लेकिन ये 5 मेंबर्ड नहीं होता, ये 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चर होती है, जिसमें 5 कार्बन होते हैं, एक ऑक्सीजन होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, और हमें इनकरेक्ट ही सेलेक्ट करना था। ऑप्शन सी सेलेक्ट हो जाएगा इनकरेक्ट के लिए। क्वेश्चन ऑप्शन डी, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर मोनोसैकेराइड्स। बिल्कुल सही है, ग्लूकोज फ्रक्टोज जो है ये मोनोसैकेराइड की कैटेगरी में ही आएंगे, ये मोनोसैकेराइड होंगे। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, बट हमें तो फॉल्स स्टेटमेंट बताना था, और वो है ऑप्शन सी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। इसके बाद सेक्शन बी स्टार्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन 25, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट आर यूज्ड इन फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन, चलिए देख लेते हैं होती क्या है फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या कराते हैं हम, यहां पर एग्जांपल C2H5OH का ले रखा है Br का, तो इसका ले लेते हैं। इसकी रिएक्शन हम कराएंगे NaI के साथ, एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, और यहां बनेगा C2H5I एंड NaBr। यहां पर आप Br की जगह Cl भी ले सकते हैं, NaI की जगह Ki भी ले सकते हैं, एसीटोन फिक्स है। तो यहां ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहला तो अल्कोहल तो इसमें आएगा ही नहीं किसी भी तरह से, अल्कोहल की तो रिएक्शन ही नहीं है, ये तो फिंकलस्टीन हैलोजन एक्सचेंज मेथड है। नेक्स्ट NaF एसीटोन, NaF का तो हम यूज नहीं करेंगे, NaI यूज करते हैं, ये भी नहीं हो सकता। तो NaI एंड C2H5Br ये इसके रिएजेंट हो जाएंगे, एसीटोन इसमें मीडियम की तरह यूज हो जाएगा। तो ये थी रिएक्शन, ये था क्वेश्चन नंबर 25। तो ये थे 25 क्वेश्चन सेक्शन ए के। चलिए अब हम एंटर करते हैं सेक्शन बी, सेकंड सेक्शन में, और ये है सेक्शन बी। और हमेशा की तरह सबसे पहले इसके हम इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 24 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद ओवरऑल चॉइस ऑफ टू अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चंस। यानी आपको 24 क्वेश्चन गिवन होंगे, और उन 24 में से कोई 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप फर्स्ट 20 क्वेश्चन, अगर आपने 24 के 24 अटेम्प्ट कर दिए, या मोर देन 20 अटेम्प्ट किए, तो केवल फर्स्ट 20 क्वेश्चन ही काउंट होंगे, आगे वाले काउंट नहीं होंगे। तो इसको केयरफुली क्वेश्चंस को सॉल्व करें, जो क्वेश्चन आपको आता है पहले उनको अटेम्प्ट करें। चलिए, तो यहां हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन बी, और सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन यानी ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 26। क्या है क्वेश्चन नंबर 26? डेंसिटी ऑफ ए 2.05 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज 1.02 ग्राम पर ml। द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज। तो अगर हमें मोलैरिटी एंड डेंसिटी गिवन हो, मोलैरिटी यहां पर अपने को गिवन है 2.05, और जो डेंसिटी है ये गिवन है हमें 1.02 ग्राम पर ml। तो मोलैलिटी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा? मोलैलिटी का फॉर्मूला जब डेंसिटी गिवन हो तब वो फॉर्मूला होगा मोलैरिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास, मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास। तो ये अपने को यहां से सॉल्व करना है इसको, ठीक है। मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास इंटू 1000, ऊपर हम 1000 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। चलिए, तो यहां से मोलैरिटी हमें गिवन है 2.05 इंटू 1000 अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी है 2.05 माइनस मोलैरिटी हमें गिवन है 2.05 इंटू मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका?
तो यहां पर हमें दिया है एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड CH3COOH, इसका मोलिकुलर मास जो होगा वो मिलेगा अपने को 60, तो इंटू 60 ये वैल्यू। जब हम इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं, पूरी कैलकुलेशन को, तो जो हमारा आंसर आएगा दैट इज 2.28 मोल पर केजी, मोल पर केजी, ये हमारा आंसर आ जाएगा 2.28। इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे और आंसर हम ले आएंगे, आंसर आ जाएगा 2.28। फॉर्मूला रिकॉल कर लेते हैं। जो मोलेरिटी का फॉर्मूला है ये है मोलेरिटी इंटू 1000 अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलेरिटी इंटू मोलिकुलर मास, और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये यहां से जो आंसर आएगा ये आंसर होगा हमारा मोलेरिटी का, और ये आ जाएगा ऑप्शन सी। ये था क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 27, सॉलिड स्टेट का एक क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? द एज लेंथ ऑफ FCC सेल, एज लेंथ ऑफ FCC सेल इज 5.508 pm, यानी कि आपको एज लेंथ दे रखी है 508 पिकोमीटर, इतना हमें एज लेंथ ए गिवन है। रेडियस ऑफ कैटायन RC ये हमें दे रखा है 1110 पिकोमीटर। देन द कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एनायन RA, ये हमें कैलकुलेट करने हैं। और जैसा कि हम जानते हैं जो FCC यूनिट सेल होती है, FCC यूनिट सेल के लिए 2 इंटू रेडियस ऑफ एनायन प्लस रेडियस ऑफ कैटायन इक्वल्स टू होता है A, एज लेंथ के इक्वल होता है। और यहां हमें जो है एनायन की रेडियस इसको x मान लेते हैं, और कैटायन की रेडियस है 1110, और ये हमें 508 ये अपने को मिल जाएगी। तो जब यहां से इस फॉर्मूले से जब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये 144 पिकोमीटर, 144 पिकोमीटर आंसर आ जाएगा, 144 पिकोमीटर। ठीक है, तो ये FCC के लिए जो है जब हमें कैटायन एनायन की रेडियस दी हो तो हम एज लेंथ की हेल्प से किसी एक की जो है रेडियस ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 27, सॉलिड स्टेट का इक्वेशन सेक्शन बी का। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 क्या है? क्वेश्चन 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच। इसमें हमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट गिवन है और उसका एग्जाम्पल गिवन है, कौन सा मिस मैच हो रहा है वो अपने को देखना है। सॉल्यूट अगर गैस है, यानी गैस को अगर सॉलिड में मिक्स किया जाए, तो इसका एक एग्जांपल है हाइड्रोजन इन पैलेडियम, बिल्कुल सही है, पैलेडियम सॉलिड है, हाइड्रोजन गैस है, यानी फर्स्ट तो है करेक्ट मैच है, लेकिन हमें तो नॉट करेक्ट बताना है, ये ध्यान रहे। बी, सॉलिड को जब सॉलिड में डिसॉल्व करते हैं तो इसका एग्जांपल है एलॉय लाइक ब्रोंज, बिल्कुल सही है। ब्रोंज जो होता है ये मोर देन 2 कंपाउंड का जो मिक्सचर है, ठीक है ना, जिसमें कॉपर और पीतल इसमें मिक्स होके बनाते हैं। इसमें सी, गैस इन लिक्विड, अगर लिक्विड में गैस है तो इसका एक एग्जांपल है ऑक्सीजन इन वाटर, वाटर लिक्विड है और ऑक्सीजन उसमें गैस है, यानी ये भी करेक्ट मैच है। गैस का गैस में सॉल्यूशन, और इसका एग्जांपल ले रखा है क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस, ये इनकरेक्ट मैच हो गया, ये इनकरेक्ट मैच है। क्लोरोफॉर्म तो लिक्विड होता है, लिक्विड, और नाइट्रोजन गैस जो है ये गैस है, तो ये तो लिक्विड का गैस में मिक्सचर हो गया। तो ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी, ये इनकरेक्ट मैच होगा यहां पर, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑफ क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 29, और ये क्वेश्चन है सॉलिड स्टेट से। चलिए देखें क्या है ये क्वेश्चन। Which of the following characteristics is and are possessed by the non-polar molecular solid? Non-polar molecular solids के बारे में ये बात की गई है, देखते हैं क्या है ये। Atom और molecule are held by weak dispersion force और London force, बिल्कुल सही है। जो non-polar molecular solid होते हैं इनमें van der Waals force of attraction होता है, van der Waals force of attraction, ठीक है। इसका हम एक एग्जांपल भी देख सकते हैं, CO2, सॉलिड CO2 इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं। दे आर सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी सही है।
नॉन कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसमें न तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना आयंस होते हैं। They have low melting point and are usually in liquid or gaseous state at room temperature and pressure. तो इनके बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होते हैं, ठीक है, और ये यूजुअली लिक्विड या गैसियस स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर पर। बिल्कुल सही है मोलिकुलर सॉलिड के लिए, यानी ऑल थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट फॉर मोलिकुलर सॉलिड। तो ये क्वेश्चन था सॉलिड स्टेट से मोलिकुलर सॉलिड से, और इसमें हमने देखा कि तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट थे, तो जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 30 सेक्शन बी का। क्वेश्चन 30 क्या है क्वेश्चन? BrF3 एक इंटर हेलोजन कंपाउंड है, मॉलिक्यूल हैज ज्योमेट्री। तो फर्स्ट पॉइंट हमें ज्योमेट्री का बताना है, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, सेकंड एंड थर्ड द लोन पेयर विल ऑक्यूपाई द इक्वेटोरियल पोजीशन। तो यहां ज्योमेट्री का जो है इसमें देखें, फर्स्ट तो ज्योमेट्री है, सेकंड इसकी शेप है, और थर्ड इसमें लोन पेयर है। देखते हैं इसको। तो BrF3, और BrF3 की अगर हम बात करें, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ये होता है sp3d, और जो इसकी शेप होगी ये शेप कुछ इस तरह से होती है, टी शेप कह सकते हैं इसको हम। दो लोन पेयर इसके पास होते हैं, ये दो लोन पेयर इस तरह से इसके पास होंगे। तो चलिए अब इसको करेक्ट मैच देख लेते हैं। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल तो ज्योमेट्री है, इसका मतलब ये तो नहीं होंगे आंसर, आंसर बी और डी तो नहीं हो सकते। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, लेकिन जो शेप है वो है टी शेप, ये इस तरह से ये टी शेप आ रही है इसकी, टी शेप, और लोन पेयर इसके पास दो हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज ऑप्शन ए, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल विद टी शेप एंड लोन पेयर, टू लोन पेयर ऑन सेंट्रल ब्रोमीन एटम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट जो मैच हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31। इसमें हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये सॉल्यूशन चैप्टर का एक क्वेश्चन है, और इसमें हमें फॉल्स स्टेटमेंट बताना है, कौन सा होगा फॉल्स स्टेटमेंट। क्या है ये? यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर आर सेम। बिल्कुल सही है, यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर और दोनों की यूनिट सेम होती है, इसको एटीएम भी बोल सकते हैं, बार भी बोल सकते हैं। इन रिवर्स ऑस्मोसिस solvent molecule move through a semi-permeable membrane from a region of lower concentration of solute to region of high concentration। ये जो हमने देखा है लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, ये तो ऑस्मोसिस के लिए होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस में तो आंसर ही रिवर्स हो जाता है, यानी कि प्रोसेस ही रिवर्स हो जाती है, और हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होने लग जाता है, यानी ये ऑप्शन जो है वो फॉल्स है, इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी भी देख लेते हैं, द वैल्यू ऑफ मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। बिल्कुल सही है। तो जो डिप्रेशन कांस्टेंट होता है, जिसको हम यहां पर हम कह सकते हैं के एफ, जो के एफ होता है, के एफ, ये इसकी यूनिट फिक्स होती है और सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगी। Relative lowering vapor pressure is dimensionless quantity। रिलेटिव का मतलब हो गया प्रेशर बाई प्रेशर, तो प्रेशर बाई प्रेशर का रेशियो जो होगा यूनिट लेस हो जाएगा, डायमेंशनलेस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये इनकरेक्ट है, इसमें हमें ऑस्मोसिस के बारे में बताया है और पूछा रिवर्स ऑस्मोसिस का है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 31। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 में एक रिएक्शन गिवन है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस, और इसमें C2H5Cl की रिएक्शन करा रखी है, और वो है AgCN के साथ। और जब AgCN के साथ रिएक्शन होगी तो इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा हमें आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड, ये हमें एक प्रोडक्ट मिल जाएगा। इथाइल आइसोसाइनाइड, अगर इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, इसका हाइड्रोलाइसिस
तो यहां से हमें मिलेगा C2H5NH2 एंड फॉर्मिक एसिड। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन की ऑप्शंस क्या क्या है। इट गिव्स प्रोपेनोइक एसिड ऑन हाइड्रोलाइसिस, नहीं प्रोपेनोइक एसिड नहीं बनेगा, इसमें तो फॉर्मिक एसिड बनेगा, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट। इट हैज एन एस्टर एज फंक्शनल ग्रुप, नहीं एस्टर नहीं होता, इसमें आइसोसाइनाइड फंक्शनल ग्रुप होगा। इट हैज नाइट्रोजन लिंक्ड टू इथाइल कार्बन, ये बिल्कुल सही है, नाइट्रोजन लिंक्ड इथाइल। तो यहां पर अगर हम देखें जो इथाइल ग्रुप है वो नाइट्रोजन से लिंक्ड होता है, यानी ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एक ऑप्शन डी हो रहा है वो भी देख लेते हैं। इट हैज ए साइनाइड ग्रुप, नहीं इसमें तो आइसोसाइनाइड ग्रुप होगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, इट हैज ए नाइट्रोजन लिंक्ड टू इथाइल कार्बन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये था क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 33, और ये जो है पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन स्टेट का एक क्वेश्चन। Which of the following is correct order of nitrogen compound in its decreasing order of oxidation state? ऑक्सीडेशन स्टेट का एक हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर प्रिपेयर करना है, यहां पर डिक्रीजिंग ऑर्डर। और डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम देखें सबसे पहले अगर हम इनके ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, HNO3, HNO3 में होगा +5, HNO3 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बाद NO होगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, N2 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, NH4Cl, और NH4Cl में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी दैट इज -3। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन है डिक्रीजिंग ऑर्डर आ गया, +5 +2 0 -3, तो ये करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर का। बाकी भी देख लेते हैं, यहां पर हम देखें +5 +2 -3 0, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। ये -3 से स्टार्ट हो गया, ये तो वैसे स्टार्टिंग में ही इनकरेक्ट हो गया। और ऑप्शन सी +5 -3 +2 ये भी इनकरेक्ट हो गया। +3 के आगे कैसे, -3 के आगे नहीं आ सकता, +2 पहले आएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट सेट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये था क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 34, एंड क्वेश्चन नंबर 34 इज, हमें दो रिएक्शन गिवन है, एक बार कॉपर के साथ में हीट कर रखा है और दूसरा Al2O3 के साथ हीट कर रखा है। तो जब हम इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम कराएं कॉपर के साथ, इसको हीट करते हैं तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड एल्डिहाइड यानी इथेनॉल। और अगर Al2O3 जो कि एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो इससे इथीन बनेगा, डिहाइड्रो, यहां ऊपर होगा डिहाइड्रोजनेशन और नीचे होगा डिहाइड्रेशन, तो जो प्रोडक्ट बनेंगे दैट इज इथेनॉल एंड इथीन, तो यहां एल्केनल एंड एल्कीन ये बन जाएंगे, एल्केनल यानी एल्डिहाइड और एल्कीन ये इसके साथ में कंपाउंड बन जाएंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 35। क्या है क्वेश्चन नंबर 35, ये देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये बताना है अपने को। ओजोन, ये नाइट्रोजन, ये जो है पी ब्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें ओजोन नाइट्रोजन इन सब के बारे में। ओजोन इज बेंट, बिल्कुल सही है, ओजोन जो होता है ये बेंट शेप में होता है, O3 मॉलिक्यूल बेंट शेप में, यानी फर्स्ट तो करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट OF2 इज ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि OF2 जो होता है इसमें O+2 होता है, F पर -1 होता है फ्लोरीन पर, यानी इसको तो हम ये कहेंगे फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन। तो ये सेकंड ऑप्शन क्या है, फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन, न कि ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और हमें रॉन्ग बताना था, आंसर तो ये आ जाएगा। ONF इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद NO2, तो यहां पर अगर हम ONF देखें, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, और NO2 की बात करें
तो ये जो ऑक्सीडेशन नंबर होंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन ये होगा, ये बिल्कुल सही है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, और दोनों में ही इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, दोनों में इलेक्ट्रॉन होंगे 16 प्लस 7, 16 प्लस 7 एंड 23, दोनों में 23 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 23 इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन डी, Cl2O7 is anhydride of perchloric acid, और परक्लोरिक एसिड क्या होता है, HClO4, और HClO4 इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +7, और Cl2O7 में भी +7। बस हमें यही ध्यान रखना है कि जो भी एनहाइड्राइड होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट और उसके एसिड की ऑक्सीडेशन स्टेट वो दोनों सेम होनी चाहिए। तो यहां पर जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी, ये इनकरेक्ट है ऑप्शन बी इसके लिए। नेक्स्ट इसके बाद में क्वेश्चन 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, क्वेश्चन 36, द रिएजेंट दैट कन्वर्ट्स प्रोपीन इनटू 1 प्रोपेनॉल, प्रोपीन को 1 प्रोपेनॉल में कन्वर्ट करना है अपने को, ये है प्रोपीन और इसको हमें कन्वर्ट करना है 1 प्रोपेनॉल में, यानी हमें यहां पर HOH का एडिशन कराना है एंटी मार्कोनिकोव रूल से। हम चाहेंगे एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग H एंड OH का एडिशन हो, एंटी मार्कोनिकोव। ऑप्शन अगर ए देखें एक्वस KOH, एक्वस KOH एल्कीन पर रिएक्शन ही नहीं करेगा। अगर ऑप्शन बी देखें हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2SO4, ये भी नहीं होगा। ये रिएक्शन जो है HBO रिएक्शन, ये हो जाएगी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो ये जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसको HBO रिएक्शन भी हम कहते हैं, HBO रिएक्शन, इसमें एंटी मार्कोनिकोव से HOH जो होते हैं, H मिडिल में, OH कॉर्नर पे आता है, और प्रोपीन जो है 1 प्रोपेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये था क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 37। क्या है क्वेश्चन 37, देखें इसमें, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, एक रिएक्शन हमें गिवन है जिसमें HI की रिएक्शन करा रखी है, और ये है एनिसोल, या हम कह सकते हैं फिनाइल मिथाइल ईथर। और जैसा हम जानते हैं अगर हम इसकी रिएक्शन HI से कराएंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, क्योंकि बेंजीन ऑक्सीजन बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग होता है, ये बॉन्ड तो ब्रेक होगा नहीं, लेकिन ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा यहां OH और ये बन जाएगा CH3I, ये प्रोडक्ट बन जाएंगे OH एंड CH3I। तो ये ऑप्शन में देख लेते हैं, फिनोल एंड CH3I, दैट इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा 37। ये था क्वेश्चन नंबर 37 जिसका ऑप्शन डी है, ये करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, क्या है क्वेश्चन 38, देखें इसको, द सेट ऑफ कंपाउंड्स इन विच द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एटम इन द असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, इस बार हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, असेंडिंग यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर, विनाइल क्लोराइड, क्लोरोइथेन एंड क्लोरोबेंजीन, इन तीनों को देखते हैं पहले। विनाइल क्लोराइड, ये है विनाइल क्लोराइड, क्लोरोइथेन एंड क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। अगर हम इसमें तीनों की रिएक्टिविटी का ऑर्डर डिसाइड करें, तो अगर हम मैक्सिमम लीस्ट रिएक्टिविटी देखें तो लीस्ट रिएक्टिविटी, लीस्ट टू मोस्ट जा रहे हैं, तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा वो होगा क्लोरोबेंजीन, और इससे ज्यादा जो रिएक्टिव होगा ये होगा विनाइल क्लोराइड, और सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होगा ये होगा CH3 क्लोरोइथेन। ये इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर आ रहा है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर, सबसे ज्यादा ये होगा मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट, और ये होगा लीस्ट।
इसके पीछे जो रीजन है, ये बॉन्ड जो है ये वीक होता है, जो इजीली ब्रेक हो जाता है, और बेंजीन ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता क्योंकि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं रेजोनेंस की वजह से। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज क्लोरोबेंजीन, विनाइल क्लोराइड एंड क्लोरोइथेन। डी इज द करेक्ट चॉइस फॉर असेंडिंग ऑर्डर, रिएक्टिविटी का असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन 39, when the copper is heated with concentrated HNO3 it produces। तो जब कॉपर की रिएक्शन हम concentrated HNO3 से कराते हैं, कॉपर प्लस HNO3 concentrated, तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा कॉपर जो होगा कॉपर नाइट्रेट, और साथ में NO2 गैस रिलीज होगी, NO2 गैस यहां से रिलीज हो जाएगी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ये आंसर हो जाएगा अपना CuNO3 होल ट्वाइस प्लस एंड NO2। तो आंसर बी है, ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 ऑप्शन बी इज करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 40, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है। The best yield of given product can be obtained by using which set of reactant A and B respectively। तो यहां पर हमें A और B कंपोनेंट लेने हैं जिससे हमें ये ईथर बनाना है, ये ईथर हमें बनाना है। अब कौन से इसके अंदर हम काम में लें? तो सबसे पहला है PHLi एंड नियोपेंटाइल क्लोराइड, नियोपेंटाइल क्लोराइड और साथ में बेंजीन रिंग के साथ में Li। तो बेंजीन रिंग डायरेक्टली अटैच्ड होता है तो लेस रिएक्टिव होता है, तो बेंजीन रिंग को हमें डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करना किसी से भी। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, अगेन हमें बेंजीन को डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं करना क्योंकि डायरेक्टली इन्वॉल्व ये बहुत लेस रिएक्टिव होता है या कम चांस होते हैं इसमें, लेस प्रोबेबिलिटी। टर्सरी ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड बेंजाइल ब्रोमाइड, हाँ ये एक चांस हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। टर्सरी ब्यूटाइल, ये हो गया टर्सरी ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड MgBr, और साथ में हमने ले लिया बेंजाइल ब्रोमाइड, और बेंजाइल ब्रोमाइड यानी CH2Br। ये बिल्कुल सही है क्योंकि बेंजीन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो यहां पर क्या होगा, ये MgBr2 अलग हो जाएगा और ये ग्रुप जो है इससे कनेक्ट हो जाएगा और हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। लास्ट वाला जो है इसमें ऑप्शन में टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड नहीं ले सकते क्योंकि वो एलिमिनेशन शो करने लग जाता है टर्सरी हैलाइड। तो जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज टर्सरी ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद बेंजाइल ब्रोमाइड। तो ये आंसर, ये जो है बेस्ट चॉइस होगी अगर हमें ये जो कंपाउंड है ये अगर हमें इसमें बनाना है तो। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर नॉट शोन बाय ग्लूकोज। ग्लूकोज के साथ कौन सी रिएक्शन नहीं होती? ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ग्लूकोज में OH ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप, लेकिन ग्लूकोज की एक लिमिटेशन है, कुछ रिएक्शन ये शो नहीं करता, जैसे अमोनिया 2,4-DNP रिएजेंट और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तीनों के साथ में ही ग्लूकोज रिएक्शन नहीं करता, और इन तीन रिएक्शन का नहीं होना ये ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर को की तरफ हिंट देता है। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए हिंट होते हैं कि ग्लूकोज इनसे रिएक्शन नहीं कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो साइक्लिक स्ट्रक्चर की तरफ जा रहा है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा कि इन तीनों से ही ग्लूकोज रिएक्ट नहीं करेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 41। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 अल्कोहल का क्वेश्चन है। हाउ मेनी अल्कोहल विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O आर कायरल इन नेचर। तो अगर हम 4 कार्बन के अल्कोहल बनाएं तो 4 कार्बन के अल्कोहल हमें मिलेंगे कुछ इस तरह से। 4 कार्बन के जो अल्कोहल होंगे ये हमें इस तरह से 4 आइसोमर्स बनते हैं इसमें। अगर हम इन 4 में से देखें तो केवल 2 ब्यूटेनॉल या ब्यूटेन 2ऑल ही ऐसा है जिसमें कायरल कार्बन आएगा, यानी इन 4 आइसोमर्स में से सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल या 2 ब्यूटेनॉल
ये जो होगा ये कायरल होगा, तो कायरल केवल एक ही होगा C4H10O में से। केवल एक अल्कोहल है जिसमें कायरल कार्बन हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 43। बायोमोलिक्यूल का एक क्वेश्चन है ये। देखिए क्या है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द एमाइनो एसिड्स, कि एमाइनो एसिड्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये हमें बताना है। L is in amino acid represented by writing the NH2 group on the left side। बिल्कुल सही है। जो एमाइनो एसिड होते हैं L एमाइनो एसिड, ये कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होंगे, ये कार्बन चेन R। तो ये जो NH2 ग्रुप है वो लेफ्ट साइड में आएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। These are 25 essential amino acid, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग। Only 10 amino acid are considered as essential amino acid। तो नॉट करेक्ट में एक आंसर हमें बी मिल गया है। ऑप्शन सी भी देख लेते हैं। The amino acids which are not synthesized in our body are called non-essential amino acid। Not synthesized in our body are called as non-essential amino acid। तो ये स्टेटमेंट यहां पर हम इसको हम इसेंशियल की इसमें करेक्शन कर लेते हैं, और करेक्शन करके हम इसको इसेंशियल अमाइनो एसिड बोल देते हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट बन जाएगा ये। द अमाइनो एसिड विच आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी आर कॉल्ड इसेंशियल अमाइनो एसिड। जो बॉडी नहीं बना पाती उनको हम इसेंशियल। तो ये करेक्शन कर लीजिएगा छोटा सा, ये जो बुक देख रहे हैं उसमें करेक्शन कि नॉन की जगह हम डायरेक्ट इसेंशियल अमाइनो एसिड यूज करेंगे। Only alpha amino acids are obtained on hydrolysis of protein। तो प्रोटीन के जो अमाइनो एसिड है वो अल्फा अमाइनो एसिड है, यानी जितने भी अमाइनो एसिड होंगे इसमें अल्फा पोजीशन पर NH2 ग्रुप हमें जरूर मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ऑप्शन बी। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43। नाउ क्वेश्चन 44। Question number 44, which one of the following species will be the most reactive SN2 reaction? SN2 reaction के लिए most reactive कौन होगा? तो SN2 reaction की जो reactivity होती है, reactivity is inversely proportional to steric hindrance, या क्राउडिंग भी कह सकते हैं, स्टेरिक क्राउडिंग। जितनी ज्यादा क्राउडिंग होगी उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ये रिएक्टिविटी। और हम देख रहे हैं इन सब में अगर क्राउडिंग देखें, यहां पर 2 डिग्री क्राउडिंग है, ये भी 2 डिग्री है, ये है तो 1 डिग्री लेकिन बल्कि ग्रुप आ गया, ये 1 डिग्री है और क्राउडिंग मिनिमम है। मिनिमम क्राउडिंग, मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस, मैक्सिमम रिएक्टिविटी। तो इसमें मैक्सिमम रिएक्टिविटी होगी। ये था क्वेश्चन नंबर 44 ऑफ सेक्शन बी। अब नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चंस हैं सेक्शन बी के, इन 5 क्वेश्चन में हमें कुछ इंस्ट्रक्शन गिवन है, और ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर ए एंड बी एसेशन एंड रीजन दोनों करेक्ट हैं, रीजन करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा ए। अगर दोनों करेक्ट है, एसेशन रीजन बट एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा है, आंसर बी। अगर एसेशन करेक्ट, रीजन फॉल्स, आंसर सी। और एसेशन तो फॉल्स है बट उसका रीजन अगर ट्रू है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इन ABCD ऑप्शंस में से हमें सेलेक्ट करने हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस। इसी सीरीज में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 45। एसेशन है, ए टेट्राहेड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय 4 स्फीयर्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर सराउंडेड बाय 6 स्फीयर। बिल्कुल सही है। 4 जो है कनेक्ट जब होंगे, तो जब 4 कनेक्ट होते हैं तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड बनती है, और 6 जब कनेक्टेड होते हैं तो ये वॉइड जो बनती है ऑक्टाहेड्रल। बिल्कुल सही है। द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज डबल द नंबर ऑफ क्लोज पैकिंग स्फीयर एंड द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ क्लोज पैकिंग स्फीयर। तो क्लोज पैकिंग में यहां पर अगर हम देखें ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, जितने कनेक्ट होते हैं एटम्स, जितने होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर या उसी के उतने ही इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर जो है नंबर ऑफ एटम होंगे,
और टेट्राहेड्रल में डबल हो जाते हैं उसके। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज ए। इसी वजह से टेट्राहेड्रल में 4 सराउंडेड और ऑक्टाहेड्रल में 6। नेक्स्ट इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन 46 जो है, लार्जर द वैल्यू ऑफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट दैट इज KF की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी लेजर विल द फ्रीजिंग पॉइंट। और हम देखते हैं जो डेल्टा TF होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है KF के, यानी KF जितना ज्यादा होगा डेल्टा TF ज्यादा होगा, इसका मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट है उतना ही नीचे आ जाएगा। डिफरेंस ज्यादा होना मतलब फ्रीजिंग पॉइंट का लोअर होना। तो यहां पर हम देखें स्टेटमेंट ए करेक्ट है, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। एक्सटेंट ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की नेचर पे डिपेंड करेगा, KF भी तो सॉल्वेंट की नेचर पे डिपेंड करेगा, यानी ये इसको ट्रूली एक्सप्लेन कर रहा है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। ये था क्वेश्चन 46। नाउ क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन 47 क्या है देखें, एसेशन इथाइल एल्कोहल कैन बी डिस्टिंग्विश बाय हेलोफॉर्म टेस्ट। कि इथाइल एल्कोहल को हम हेलोफॉर्म टेस्ट से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक है, कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ये जो है इथाइल एल्कोहल, ये इथाइल एल्कोहल जो होगा, ये इथाइल एल्कोहल आयोडीन और NaOH के साथ में आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा और ये PPT बन जाएगा, यानी कि डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, हेलोफॉर्म टेस्ट इज गिवन बाय 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल जो होते हैं, जैसे मान लो ये कोई 2 डिग्री अल्कोहल है, तो ये भी टेस्ट देता है, ये भी सही है। 2 डिग्री अल्कोहल भी देता है, बट ये तो 1 डिग्री अल्कोहल है, ये भी टेस्ट देगा। यानी स्टेटमेंट दोनों करेक्ट हैं, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट को जस्टिफाई नहीं कर रहा, यानी इसमें आंसर हो जाएगा बी। आंसर हो जाएगा बी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 47। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 48। और क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, पहले असर्शन देखें। बेंजाइल ब्रोमाइड व्हेन केप्ट इन एसीटोन एंड H2O प्रोड्यूस बेंजाइल अल्कोहल। बिल्कुल सही है। अगर हम बेंजाइल, अगर हमें दे रखा है यहां पर बेंजाइल ब्रोमाइड और इसकी रिएक्शन अगर हम कराते हैं, इसको अगर हम H2O में रख दें और एसीटोन के साथ एसीटोन भी ले रखा है, तो ये बन जाएगा इसमें CH2OH और एसीटोन यानी SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। तो ये रिएक्ट बिल्कुल सही है, बन जाएगा। और SN2 रिएक्शन होती है, एसीटोन है तो SN2 रिएक्शन होगी। तो ये जो है करेक्ट स्टेटमेंट है दोनों, और ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 48। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी। सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज्ड टू ग्लूकोनिक एसिड ऑन रिएक्शन विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर की तरह, ब्रोमीन वाटर जो होता है जब ये इससे रिएक्शन करता है ग्लूकोज से, तो ये ग्लूकोनिक एसिड और ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये है ग्लूकोनिक एसिड जो है ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन का एक प्रोडक्ट, ग्लूकोनिक एसिड। बिल्कुल सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकंड, ग्लूकोज कंटेन ए एस्टर ग्रुप, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ग्लूकोज में तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, एस्टर नहीं होता। ऑप्शन यहां पर हो जाएगा सी। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट सेकंड रीजन इज फॉल्स। तो ये था सेक्शन बी। अब हम देख रहे हैं लास्ट सेक्शन इस पेपर का, और वो है सेक्शन सी। सबसे पहले इसके इंस्ट्रक्शन हमेशा की तरह, दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद ओवरऑल चॉइस टू अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन। अगर हमने 6 के 6 अटेम्प्ट कर दिए तो फर्स्ट 5 ही काउंट होंगे उसके अंदर। चलिए अब डिस्कस करते हैं इसके क्वेश्चंस। और जैसा कि सेक्शन सी बहुत स्पेशल होता है, स्पेशल क्वेश्चंस जैसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, इसमें हमें यह बताना है
कि करेक्ट मैच कहां होगा। कॉलम मैचिंग का ये क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 एंड कॉलम 2, मार्क द करेक्ट कोड गिवन बिलो। तो यहां पर हम देखें, ये तो है प्रिमिटिव यूनिट सेल और ये एक्सियल लेंथ और डिस्टेंस के बारे में दे रखा है। सबसे पहले ऑर्थोरोम्बिक, और ऑर्थोरोम्बिक क्या होता है, जिसमें अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होते हैं तीनों, और लेकिन बॉन्ड ये जो इनकी लेंथ होती है, एज लेंथ, ये सेम नहीं होती। तो डायमेंशन सेम नहीं होती लेकिन एंगल सेम होता है, यानी ए के साथ मैच होगा 4। अब आते हैं बी, मोनोक्लिनिक, और जानते हैं मोनोक्लिनिक में अल्फा और गामा दो होते हैं, वो तो 90 डिग्री होते हैं और बीटा 90 डिग्री नहीं होता, और तीनों ही लेंथ इक्वल नहीं होती। इसके बाद आते हैं हेक्सागोनल, और हेक्सागोनल में तो 120 एंगल होता है, 120 हेक्सागोनल 120, यानी सी होगा वो ए के साथ। और जो बच गया डी, ये क्यूबिक, और क्यूबिक में हम जानते हैं सारे एंगल 90 होते हैं, सारी लेंथ सेम होते हैं क्यूब में। तो जो करेक्ट मैचिंग हो जाएगी वो हो जाएगी ए के साथ में 4, ए के साथ में 4, बी के साथ में 3, 1, 2, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट मैचिंग फॉर गिवन कॉलम्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 51, एनालॉजी का एक क्वेश्चन है, हमें करेक्ट एनालॉजी इसमें सेलेक्ट करनी है। चलिए पहले स्टेटमेंट देखते हैं। एट सर्टेन टेम्परेचर फॉर ए गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इन ए प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। अब अगर डिसॉल्व कर रहे हो गैस को लिक्विड के अंदर, और वहां पर अगर सॉल्युबिलिटी की बात हो तो रूल होता है हेनरी लॉस। ये है हेनरी लॉ, यानी फर्स्ट तो हेनरी लॉ है, सेकंड जो है फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। और जब पार्शियल प्रेशर जो होता है मोल फ्रैक्शंस पर डिपेंड करे, मोल फ्रैक्शंस ए बी सी जो भी है, तो ये है राउल्ट्स लॉ। यानी स्टेटमेंट 1 रिलेटेड टू हेनरी लॉ एंड स्टेटमेंट 2 इज बिलोंग्स टू राउल्ट्स लॉ। तो जो है ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए स्टेटमेंट फॉर हेनरी लॉ एंड बी फॉर राउल्ट लॉ। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 51। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, अगेन कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन है, और इसमें हमें कुछ इंटर हैलोजन कंपाउंड गिवन है और उसमें हमें करेक्ट मैचिंग करनी है। तो सबसे पहले अगर हम ClF3 की बात करें तो ClF3, इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा ClF3 में sp3d, और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ClF3 की, ये स्ट्रक्चर होगी टी शेप, और यहां 2 लोन पेयर। ठीक है ना, तो इसकी शेप जो होगी वो टी शेप होगी, और इसने पूछा है इनकरेक्टली करेक्ट, इनकरेक्ट बताना है। ये तो फर्स्ट ही इनकरेक्ट निकला, यानी यही आंसर हो जाएगा। जो इनकरेक्ट वो आंसर IF7 स्क्वायर बाई पिरामिडल, IF5, और IF5 का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp3d2। और इसमें अगर ये शेप देखें तो इसकी स्क्वायर बाई पिरामिडल आएगी, ये करेक्ट मैचिंग है। IF7 हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d3, तो और इसमें होगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। XeO3 स्क्वायर प्लेनर, XeO3 जो है ये बता रखा है इसके अंदर स्क्वायर प्लेनर, बिल्कुल सही है। स्क्वायर प्लेनर जो होगा XeO3, इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है, इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा XeO3 का, XeO3 का हाइब्रिडाइजेशन जो होगा कुछ इस तरह से होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3, और ये पिरामिडल। एक सेकेंड, हम एक बार रिकॉल कर रहे हैं इसको। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है, ये तो टी शेप है, बिल्कुल। हम थोड़ा सा इसमें मैं वापस करेक्ट कर रहे हैं इसको। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, हमें इनकरेक्ट बताना है, और इनकरेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ये इनकरेक्ट होगा। XeO3 स्क्वायर प्लेनर नहीं होता है, ये होता है पिरामिडल। XeO3 इज पिरामिडल इन शेप, ठीक है, पिरामिडल होगा ये। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा इसके अंदर, तो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। थोड़ा इसमें करेक्ट कर रहे हैं, ऑप्शन ए जो है वो तो करेक्ट है, इसमें
टी शेप होगी, बेंड टी शेप कैसे, लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 52। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 53 से 55, और इसमें हमें एक केस स्टडी गिवन है। क्या है केस स्टडी, देखें। द लास्ट ग्रुप ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज द नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस की बात हो रही है। इट कंटेन्स 7 noble gases. These noble gases are colorless, odorless, tasteless and non-flammable gases. They have closed cell electronic configuration, means full filled orbitals, and are monoatomic gases under normal conditions. The low boiling points of lighter noble gases are due to weak dispersion forces between the atoms and the absence of other interatomic interactions. तो ये वॉन डेर वाल्स फोर्स की बात हो रही है इसमें। The direct reaction of xenon with fluorine leads to a series of compounds with oxidation number of +2, +4 and +6. XeF4 reacts violently with water to give XeO3. The compound of xenon exhibit rich stereochemistry and their geometry can be deduced by considering the total number of electron pair in the valence cell. Xenon reacts directly with fluorine to give binary fluoride such as XeF2, XeF4, XeF6. These are colorless crystalline solid and sublime readily at 298 Kelvin. They are powerful fluorinating agent. तो ये तो केस स्टडी था। अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं एक एक करके। 3 क्वेश्चंस हैं केस स्टडी के। फर्स्ट क्वेश्चन, आर्गन इज यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग बिकॉज ऑफ। तो आर्क वेल्डिंग में इसका यूज करते हैं और इसका रीजन है लो रिएक्टिविटी विद मेटल्स। तो मेटल के साथ में ये रिएक्शन ही नहीं करता, इसलिए हम इसको यूज करते हैं आर्गन को आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में, इसलिए हम इसका यूज करेंगे। ये करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन 54, इसमें कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। XeF6 की रिएक्शन करानी है अपने को 2H2O से। यहां वाटर की अमाउंट कम है और वाटर की अमाउंट जब कम होती है तो ये XeO2F2 इसमें कन्वर्ट हो जाता है, साथ में HF बनेगा, XeO2F2। ठीक है ना। अगर ये वाटर की अमाउंट हम इंक्रीज कर दें तो यहां पर XeO2F2 जो है कंप्लीट ऑक्सीडेशन, अगर हम हाइड्रोलाइसिस करा दें तो XeO3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहले ये XeO2F2 बनता है, फिर XeOF4 बनता है और फिर XeO3 बनता है। तो इस फर्स्ट सीरीज में जो प्रोडक्ट मिलेगा ये मिलेगा ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 55, xenon हेक्साफ्लोराइड। अगर हम यहां पर रिएक्शन कराएं XeF6 की रिएक्शन SiO2 से कराएंगे तो इसमें पूछा है कंपाउंड X बनेगा और कंपाउंड X बनेगा xenon का XeOF4, ये कंपाउंड बनेगा। हमें इस कंपाउंड में xenon की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। तो अगर हम इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें तो क्या निकलेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी यहां पर +6। आंसर होगा इसका +6। तो ये था क्वेश्चन नंबर 55 और ये था सैंपल पेपर नंबर 7। सैंपल पेपर 7, जैसा कि हमने कहा इस बुक में आपको सारे के सारे पेपर अवेलेबल हैं, तो कनेक्टेड रहिए हमसे और हम सैंपल पेपर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा सैंपल पेपर नंबर 8। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।